दोनों सदनों का जो एफिशिएंसी थी बहुत ही ख़राब रही और ये वॉश आउट लगातार एक ट्रेंड बन गया है। इसके लिए पहली बात तो जिम्मेदार कौन है? संसदीय लोकतंत्र की साख को खत्म करने, इसे विफल और अविश्वसनीय बनाने, जनप्रतिनिधियों के प्रति समाज में अनास्था पैदा करने, लोकमानस में अनास्था पैदा करने, बल्कि इजाजत दे तो कहूँ कि संसदीय लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में इस तरह का प्रयास। काफ़ी स्ट्रॉन्ग शब्द आप इस्तेमाल। बिल्कुल मैं जानबूझकर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वेदना है। हम संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान की पुस्तकें लेकर घूमते हैं, पर हमारा आचरण कैसा है? आप संविधान की पुस्तकें क्या राहुल गांधी को रेफर कर रहे हैं? आपका गुस्सा मैं जानना चाहता हूँ किस पे डायरेक्टेड है? ये सरकार पे भी है या विपक्ष पे है? किस पे डायरेक्टेड है जो आपकी इतनी कुंठा है? जो लोग संसद के कामकाज में अवरोध पैदा करते हैं उनके। तो आपका इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी जो संकट के समय में विरोध नहीं होना चाहिए, हमें मिलकर काम करना चाहिए। कल इनफैक्ट मैं शशि थरूर जी का एक वो पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा भी है कि ये नुकसान विपक्ष का ज़्यादा है अगर वो अपनी बात ही समझा नहीं पा रहे हैं। निश्चित तौर से मैं भी मानता हूं कि ये विपक्ष का नुकसान है। हमारा बिहेव ऐसा ना हो कि हम प्रोफेशनल एजुकेटर्स बन गए, और इस बार हम प्रोफेशनल एजुकेटर्स बन गए, इसलिए ये पीड़ा है। तो सर ये स्तर गिरने के जिम्मेदार सिर्फ विपक्ष नहीं है, मैंने देखा पक्ष के भी कई नेता जो भी कहते हैं, मैं तो किस तरह की भाषा का मैं तो कहता हूं कि सबके लिए मैं कह रहा हूं कि अगर आदमी द्विज है और ऊपर से अंग्रेजी जानता है, ऊपर से ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जिसको लगता है कि यही परिवार सब कुछ है, वह अंध है। हम ब्रह्मास्मि का बोध है। This episode is sponsored by Delta Exchange. हरिवंश जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें समय दिया। आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, ये आपका थर्ड टर्म है। तो ये अभी जो हमने देखा हाल में, दोनों सदनों का जो एफिशिएंसी थी बहुत ही ख़राब रही और ये वॉश आउट लगातार एक ट्रेंड बन गया है। इसके लिए पहली बात तो जिम्मेदार कौन है? कोई कहता है सत्ता पक्ष का ये चलाना है जिम्मेदारी है, कोई कहता है विपक्ष। इस सब को आप किस तरह से देखते हैं, और अगर आप हमें एक इंडिपेंडेंट व्यू दें एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नमस्कार नवीन जी, मैं कहूं कि आपसे बातचीत करना हमेशा मेरे लिए एक बड़ा आनंद का और विमर्श को समृद्ध करने वाला विषय होता है। पर एक निवेदन करना चाहूँगा शुरू में ही कि आज आपसे मैं इस देश के कंसर्न सिटीजन के रूप में बात कर रहा हूँ। मैं लंबे समय तक पत्रकार रहा और राजनीति मेरा पैशन रहा। मैं विद्यार्थी के रूप में जयप्रकाश आंदोलन से जुड़ा और तब राजनीति में आया। फिर मैं पिछले 12 वर्षों से सांसद हूँ। एक सांसद के रूप में शायद मैं पहला आदमी हूँ जो डिप्टी चेयरमैन बनने के बाद भी संसद के अंदर लगातार कामकाज में बैठता है, और शायद ही कभी उपसभापति बनने के बाद गैर हाजिर हुआ हो। पर मैं आज एक नागरिक दर्शक के रूप में आपसे बात करना चाहता हूँ। इस सत्र के बारे में आपने पूछा, इस सत्र पर अगर मुझे टिप्पणी करना हो तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यह सत्र कामकाज कितने हुए ये तो घोषित आंकड़े बता रहे हैं। जो आपने कहा कि इतने कामकाज हुए, पर संसदीय लोकतंत्र की साख को खत्म करने, इसे विफल और अविश्वसनीय बनाने, जनप्रतिनिधियों के प्रति समाज में अनास्था पैदा करने, लोकमानस में अनास्था पैदा करने, बल्कि इजाजत दे तो कहूँ कि संसदीय लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में इस तरह का प्रयास। काफ़ी स्ट्रॉन्ग शब्द आप इस्तेमाल कर। बिल्कुल मैं जानबूझकर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वेदना है। संसदीय लोकतंत्र से बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता इस मुल्क के लिए। पर मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। जिन लोगों ने भी हंगामा और इस तरह की बातें की, उनके पक्ष में कुछ बौद्धिक जो चीज़ें लिख रहे हैं वो खुलेआम अगर लिखें और कहें कि अब फैसला सड़कों पर संसद में नहीं हो, ये बौद्धिक विमर्श अगर इस देश में चले और संसद भी इस तरह का अवरोध दिखाई दे, तो मेरे लिए, मेरे जैसे इस देश के करोड़ों नागरिकों के लिए इससे अधिक चिंता की बात नहीं हो सकती। क्योंकि संसद का महत्व क्या है, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जब आपसे कह रहा हूँ जो कुछ हुआ, जो मैंने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद पर एक तरह से बड़ा प्रहार है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 58 में राज्यसभा के सांसदों को क्या कहा था, वो मैं आज कोट बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से
देशवासियों को बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि संसद की गरिमा व अनुशासन, संसद देश के बाकी हिस्सों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। यहाँ हम जो कुछ भी बोलते हैं, आचरण करते हैं, वही विधायिका राज्यों की, वही जनप्रतिनिधि, वही जनमानस अनुकरण करता है। तो हमारी तरफ लाखों करोड़ों निगाहें लगी हैं, उन निगाहों को रास्ता दिखाने का काम हमारा है। क्या हम इस काम में सफल हुए? आप पूछिए, संसद में जो दृश्य दिखा आपने, हम इस पर खरे उतरे? मैं इस पीड़ा के कारण वह बात कह रहा हूं जो लोकतंत्र की साख पर यह कैसे प्रहार था। गीता के 3 श्लोक में भगवान ने कहा कि श्रेष्ठ पुरुष जैसे आचरण करते हैं। मैं पूरा श्लोक सुनाता, 21वां श्लोक है, उसी का अनुकरण सामान्य आदमी करता है। महाभारत में वन पर्व अध्याय 312-13 में है एक श्लोक, उसका मैं एक लाइन सिर्फ कह रहा हूं, महाजनो येन गता सुपंथा, यानी जो विशिष्ट लोग, बड़े लोग जिस रास्ते जाते हैं, सामान्य लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं। अब आप किस तरह का आचरण कर रहे हैं संसद में? संसद चलने नहीं दे रहे हैं। आपने पूछा संसद चलाने का दायित्व किसका है? संसद चलाने का समान दायित्व सरकार का भी है और विपक्ष का भी है। पर अगर एक भी पक्ष तैयार कर लेके हम चलने नहीं देंगे तो जो दृश्य हुआ वो आपने देखा। अब दूसरा क्यों मैं ये शुरू में जो बहुत मैं अपनी मन की पीड़ा तल्ख रूप में मैंने व्यक्त किया, क्यों किया? संसद मानव सभ्यता ने आविष्कार किया, उसकी पहले क्या स्थिति थी समाज की? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, रोमन साम्राज्य, जिसके हाथ में तलवार था वो चीजों को तय करता था। फिर राजाओं का शासन आपने देखा। तो लोकतंत्र मानव सभ्यता के प्रगति का मंच है, जहां हम संसद में बैठकर संवाद से, बातचीत करके, वोटिंग करके बहुमत से फैसला करते हैं। उसको नॉन फंक्शनल बनाने की कोशिश इस बार आपने देखा। अब मैं आपको बताऊं कि हम क्या अपने पुरखों से सीख सकते हैं। हम संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान की पुस्तकें लेकर घूमते हैं, पर हमारा आचरण कैसा है? आप संविधान की पुस्तकें क्या राहुल गांधी को रेफर कर रहे हैं इधर? जो लोग भी लेकर घूमते हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया नवीन जी, पर आज हजारों की संख्या में कुछ लोग हैं जो संविधान लेकर घूमते हैं। मैं उन सबसे कह रहा हूं, मैं आज किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा, हालात पर कह रहा हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संविधान पर चर्चा के दौरान लगभग 2400 संशोधन पेश किए गए, और ये देश हजारों वर्ष बाद एक हो रहा था। मौर्यों के बाद अगर कहें तो वो मौर्यों से भी बेहतर हमें इस देश को एक सूत्र में पटेल ने बांध कर दिया, और उसमें 2400 आपके लगभग संशोधन आए, और 395 आर्टिकल पर एक पर भी विरोध नहीं हुआ और मत नहीं पड़ा। 12 सत्रों में 2 साल 11 महीने में लंबी चर्चा हुई नवीन जी। देश अलग अलग संस्कृतियों का, जो इसकी खूबसूरती है, भाषाओं का, संस्कृति का, परिवेश का मुल्क है, पर कभी मत विभाजन के नौबत नहीं आई। संविधान सभा में सब ध्वनि मत से चीजें तय हुई। एक संविधान सभा बनाते हुए यह आचरण था, और एक संविधान बन जाने के बाद आज हमारा यह आचरण है। मैं इस आचरण पर सवाल उठा रहा हूं। जो लोग भी आचरण अपनाते हैं उनके लिए क्या उनको मालूम है कि आज की हमारी पहल और भूमिका क्या होनी चाहिए? आपका गुस्सा मैं जानना चाहता हूँ, किस पे डायरेक्टेड है? ये सरकार पे भी है या विपक्ष पे है? किस पे डायरेक्टेड है जो आपकी इतनी कुंठा है? जो लोग संसद के कामकाज में अवरोध पैदा करते हैं उनके प्रति, क्योंकि संसद की कल्पना हमारे लिए लोकतंत्र में मंदिर की तरह है। हमारे देश की नियति को राह दिखाने वाली संस्था है नवीन जी संसद। और आज की दुनिया की जियोपॉलिटिक्स क्या है? मैं कुछ निवेदन करूं आपसे कि आज के संसार की हालत क्या, और हमारी भूमिका संसद की या विधायिका की या राजनेताओं की, दलों की मेरी दृष्टि में क्या होनी चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपने देखा 21वीं सदी की 2 बड़ी क्राइसिस जिसे मनुष्यता याद रखेगा। पहला कोविड था। कोविड में भी क्या क्या चीज़ें देश में हुई। एक बहुत मशहूर किताब है जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हमारे डायरेक्टर थे बलराम भार्गव, गोइंग वायरल, उसको पढ़ना चाहिए। इनसाइड स्टोरी, वैक्सीन वार फिल्म बनी वो भी। और दूसरा है एनर्जी क्राइसिस। यह जो एनर्जी क्राइसिस का दौर है, ये संसार के अलग अलग हिस्सों में जो युद्ध चल रहे हैं, सप्लाई चेन खत्म हो रहा है, उसका है। आप याद करें, 140 करोड़ का देश, आपके पास तेल का भंडार नहीं है, आपके पास रेयर अर्थ मिनरल नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें आपके जीवन की ज़रूरत है। आपके बगल के एक देश में 10-10 घंटे बिजली कटौती की खबर तो आ रही है ना। हमारे यहाँ याद करिए कि 2012 में
एक बार 30-31 जुलाई को पीक डिमांड सिर्फ 110 गीगावाट की थी, लेकिन 62 करोड़ लोग 13 घंटे बिजली संकट में रहे। 12 में ग्रिड फेल कर गया। आज आपकी 260 गीगावाट जरूरत है बिजली की, पर क्यों बिजली में ये ग्रिड फेल नहीं होता? क्योंकि बिजली के उत्पादन में आपने माइलस्टोन किया। आपको याद होगा 2005 से 10 के बीच तेल संकट का एक हल्का सा झटका आया था। ऐसा तेल संकट का झटका नहीं था। उस वक्त के लोगों ने, शासकों ने 1.48 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए जो भविष्य की पीढ़ियों को पे करना था। 2022-23 में या 21 में सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपया सूद मिलाकर उसका बॉन्ड पे किया। लेकिन आज इस संकट में भी तेल का संकट भारत में वो नहीं है। ये मौका है जब देश के सारे लोगों को, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो कहा था कि भाई ये मुल्क पर है तो हम एक शाम खाना छोड़ें, तो ये देश को मिलकर ये चीज़ों को तय करना है। हमारे दौर में तो सत्ता में कई लोग आते जाते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती ये है। पर जब भी मुल्क के संकट आए, जैसे आपको याद होगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिस पुस्तक का मैंने उल्लेख किया, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, किस तरह से हम टीका बना रहे थे, हमारे ऊपर दुनिया में सवाल कैसे बड़ी बड़ी वैक्सीन कंपनीज मल्टीनेशनल वो चाहती नहीं थी कि भारत और हमारे लोग क्या कह रहे थे, हमारे पार्लियामेंट के लोग भी बड़े नेता थे कई, उसमें किस तरह से आशंका व्यक्त कर रहे थे। संकट में हमें एक होकर के भारत को बचाना है। तो आपका इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी जो संकट के समय में विरोध नहीं होना चाहिए, हमें मिलकर, जो दुनिया के जियो पॉलिटिक्स की हालत है, हमें मिलकर काम करना चाहिए। कल ही आपने सुना आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, ग्लोबलाइजेशन का दौर पीछे छूट गया। हमारे पास हम क्षेत्रफल में 7वां है, हमारे पास कुछ है नहीं रेयर अर्थ मिनरल और तेलों का भंडार। और मैं एक आपको और बताऊंगा कि दुनिया किस हालत में हमारे लोग जाने। 2026 में डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दुनिया की टॉप बैठकों में माना जाता है, जो दुनिया की दिशा और दशा तय करने पर चर्चा करती है। उसमें कनाडा के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उनकी बात का 2-3 अंश सुनाना चाहता हूँ। कहा कि द रूल बेस्ड ऑर्डर इज फेडिंग। दुनिया में जो रूल बेस्ड चीज़ें वो खत्म हो गई हैं, एंड द स्ट्रॉन्ग कैन डू व्हाट दे कैन। और जो मजबूत लोग हैं वो दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं, एंड वीक मस्ट सफर व्हाट दे मस्ट। और कमजोर को सफर करना होगा। दैट्स बिल। तो उपाय बताया क्या है, यह भी कहा कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी बनाए बगैर कोई रास्ता आज नहीं है। कल जो प्रधानमंत्री ने आह्वान में कहा कि हम हमारी 500 बड़ी कंपनियों में, दुनिया की ग्लोबल 500 जो कंपनियां हैं उसमें हमारी कंपनियां हों, टॉप 5 बैंकों में हमारे बैंक हों, इनोवेशन में हम दुनिया में टॉप में हों, ये हमारे अंदर आकांक्षा पैदा करनी पड़ेगी, तब हम इकोनॉमिक पावर होंगे। और इकोनॉमिक पावर नहीं बने तो हमने आपको बताया कि क्या हालत होगी। ये कारणी कह रहे हैं। एक सवाल और मेरे मन में उठता है, इस इकोनॉमिक पावर की ताकत को दुनिया ने पहचाना। हम 77 से 80 के बीच तक चीन से कई चीज़ों में नवीन जी आगे थे, पर 77-80 से जब चीन ने करवट लेकर के अपनी 5 गुना आर्थिक व्यवस्था कर ली, तो क्या हमारे अनातृत्व वर्ग सो रहा था देश में? आज हमें लौट कर हमारी सारी पीढ़ी को पूछना चाहिए उन लोगों से कि क्यों हमने 2014 के बाद विकसित भारत का सपना देखा। हमारे यहाँ 2000 वर्ष पहले चाणक्य कह गए कि कोष का जो मूल है वो अर्थ है। अगर इकोनॉमिकली मजबूत नहीं है तो आपका कुछ नहीं। यही बात कारणी कह रहे हैं। और ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो कम से कम पार्लियामेंट को तो हमें रहनुमाई करनी है मिल करके। हमारा आशय ये कहने से है। हरिवंश जी, लेकिन देखिए, चलिए आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक, आपका जो एनालिसिस है, लेकिन सर वो तो चलिए वो बीती हुई बात है। अब 12 साल इस सरकार को भी हो गए हैं, तो सवाल तो इनसे ही बनता है ना। तो अगर हम 12 साल पहले की चीज़ों को हम बार बार उठाएंगे, तो आज की जो हम देख रहे हैं, जो यूथ प्रोटेस्ट हमने देखा हाल में, वो यही कह रहे हैं ना कि इस सवाल की आज की सरकार की जवाबदेही बनती है चीज़ों को लेके। तो इसमें 2012 से पहले का मेंशन करने का क्या वो है? नहीं, हमेशा इतिहास के संदर्भ में ही भविष्य बनता है, याद आप रखें। यह सवाल हमेशा मन में पूछे कि यह सपना हमें, जब चीन ने 47-48 में ही उसके यहाँ जब व्यवस्था बदली, तभी उसने ये सपना देखा कि 100 वर्ष बाद हमें कहाँ जाना है। हमने अगर 14 के बाद देखा तो ये सपना हमारा विलंब का सपना था, और 14 के पहले हम कहाँ खड़े थे? आप याद रखें, इकोनॉमी हमारी फ्रेजाइल 5 में थी। आज हमारी इकोनॉमी कहाँ है? मैंने कोविड का बताया कि कोविड जैसी चुनौती, इस ऑयल क्राइसिस में दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आप
तीसरी, आप याद रखें 14 के पहले तक सरहदों पर आपके लोगों के, सैनिकों के गर्दन काट कर ले जाए जाते थे ना। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत थी, इकोनॉमी की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारत के बारे में क्या कह रही थी, वो मैं अतीत में नहीं जाना चाहता। जैसा आपने कहा, हमें बिल्कुल कहना चाहिए कि हम क्या आज कर रहे हैं। 14 के बाद आप देखें, आज दुनिया के कुछ बड़े देश अगर नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े तो उसके पीछे दो ही कारण हैं। 14 के बाद तेजी से जो इकोनॉमिक प्रगति हो रही है, इकोनॉमिक प्रगति बच्चों का खेल नहीं, हमेशा याद रखिए। आंदोलन, विरोध या आलोचना सबसे जीवन का आसान है, सृजन बनाना सबसे कठिन है। नवीन जी, 100-125 साल लगे ब्रिटेन को दुनिया की ताकत बनने में, वो भी साम्राज्यवाद फैलाकर, उपनिवेशवाद फैला करके। आज बाद में अमेरिका को लगा लगभग 80-100 वर्ष के आसपास, ब्रिटेन से कुछ कम। चाइना ने 40-50 वर्षों में किया। 14 वर्ष पहले, 2014 के पहले हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं, ये जरूर पूछना चाहिए और लोगों को जानना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन। आज आपके यहाँ क्यों दुनिया की ताकतें नहीं चाहती कि भारत तेजी से बढ़े, मैं उसको उदाहरण बताऊंगा आज। क्योंकि भारत 14 के बाद जिस तेजी से प्रगति कर रहा है वो दुनिया को चूभ रही है चीजें। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन देखिए, हमारा इकोनॉमिक प्रगति देखिए, ऐसे दो दुनिया की सबसे बड़े क्राइसिस के बावजूद देखिए हमारे यहाँ शोध की स्थिति देखिए, और नया हमारे स्टार्टअप से जो नए लड़के और नए उद्यमी पैदा हो रहे हैं उनकी देखिए। और हमारी खासियत क्या है नवीन जी, मैं बताऊं आपको। हाइड्रोजन ट्रेन आपने देखा, 5G देखा आपने, अभी स्पेस में हमारे यंग लड़कों को स्पेस का वो करते हुए प्राइवेट कंपनी ने किया। फिर आप वो जो ट्रेन है हमारी सेमी हाई स्पीड वाली, इवन बुलेट ट्रेन बन रही है। हाँ, बुलेट नहीं, ये वंदे भारत के कोचेज, ये 4 चीज मैं आपको बता रहा हूँ। वंदे भारत का कोच 1/3 प्राइस में हमने भारत में बनाया अपनी उस पर। हमने दुनिया का सबसे बड़ा पूल एफिल टावर से भी कम, बहुत कम खर्च में बनाया। हमने हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया का सबसे कम लागत पर बनाया। इन चीजों का, इवन हमारा स्पेस मिशन। तो ये देखिए कि भारत कम खर्च में, अत्यंत कम खर्च में वही चीजें हासिल कर रहा है जो हम हरिवंश जी, फिर भी बच्चे कन्विंस क्यों नहीं? मैं आ रहा हूं, उस मुद्दे पर आ रहा हूं। बच्चों को ये पता होना चाहिए, बताना चाहिए, हमारा धर्म है। अगर हम नहीं बता पा रहे हैं तो हम एक वरिष्ठ के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पा रहे। मैं आपको बताऊं, प्रगति शॉर्टकट, ये सो करके होने वाली चीज नहीं है। इसमें श्रम चाहिए, साधना चाहिए। कल ही प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हम ऐसे प्रोडक्ट दुनिया के को दें जो क्वालिटी में दुनिया के मार्केट में compete करें, हम मैन्युफैक्चरिंग में लीड करें। कल ही उन्होंने बताया कि आप देख रहे हैं 1 लाख करोड़ रुपए से हमने इनोवेशन का हब बनाया, फंड बनाया और इनोवेशन पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक समय लगेगा अमेरिका को पहुंचने में। कितना समय लगेगा, लोग यही कह रहे हैं। नहीं, ये पेन पॉइंट्स अभी भी यही बने हुए हैं। जब 2014 में ये शुरुआत की थी तब भी मैन्युफैक्चरिंग का स्थिति वही थी। आज भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत आगे नहीं बढ़ी, और आज भी हम कह सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें जिन कंट्रीज का नाम आपने मेरे लिया, वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रियलिटी है। हमारे यहाँ अभी भी तकलीफ है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, बहुत चीजों में प्रगति हुई, इसे तो आप इनकार नहीं करेंगे जो मैंने बताया, पर प्रगति का मूल केंद्र हमारे राज्य हैं। क्या हम राज्यों के अकाउंटेबल ठहराते हैं? राज्य के हाथ में कानून व्यवस्था है, राज्य के हाथ में आपका भूमि नीति है, राज्य के हाथ में उद्योग नीति है, राज्य के हाथ में शिक्षा है, राज्य के हाथ में स्वास्थ्य है। जो राज्य इन चीजों पर अच्छी नीतियों से काम कर रहे हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद हो तो मैं बताऊं, आज़ादी के तुरंत बाद हमारे उत्तर के जो राज्य थे वो बहुत आगे बढ़े हुए थे। दक्षिण के राज्य क्यों आगे चले गए? उन्होंने अपना फोकस किया। तो जो हम अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहते हैं केंद्र की सरकार से, और हमें करना चाहिए, वही राज्यों की सरकार पर करनी होगी। हम ये नहीं कर पा रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी तय करने का काम भी कहाँ होता है इन चीज़ों का। एक तो आप मानेंगे कि हल परामर्श से ही अगर सरकार कहीं विफल हो रही है, कहीं कमजोर प्रदर्शन कर रही है, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये पूछने का विपक्ष को पूरा हक है पार्लियामेंट में। संविधान में यही अधिकार, संविधान में यही अधिकार तो दिया गया। 2 तरह की चीजें हैं। पहला, विपक्ष अगर सरकार को अकाउंटेबल नहीं ठहरा पाता, जो व्यवस्था आपकी लोकतांत्रिक पद्धति में है, तो दोष किसका है इसका? आप बताएं मुझे।
अगर सरकार अपने वायदों पर विफल है तो उसको वायदों पर खरा उतरने के लिए लोगों की निगाह में दोषी ठहराने का दायित्व किसका है? विपक्ष का है क्या? विपक्ष उस रूप में अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है? ये सवाल हमें आज पूछना नहीं, लेकिन अगर एक चीज़ हम देखें, इस बार विपक्ष ने लगातार ये मांग की है कि सरकार आके हमें बताए कि जो दिल्ली में जो वायलेंस हुई इस पर वो आकर हमें सफाई दे। तो सरकार से कोई आए नहीं। उन्होंने होम मिनिस्टर को बोला, उन्होंने आके तो विपक्ष जब इस तरह की ये मांग कर रहा है, इसमें क्या गलत क्या है? यही बातें संसदीय परामर्श विमर्श में बैठ करके अगर कहते तो उसका असर ज्यादा होता, मैं इस मत का हूं। अगर सरकार कहीं पीछे दिखाई देती, मैं यह नहीं कह रहा कि बाद में सरकार के गृह मंत्री ने कहा कि हम सब चीज बताने को तैयार। हाँ, उन्होंने बोला, बल्कि उसको लेकिन उसके बाद फिर राहुल गांधी ने मना कर दिया। ये तो दोनों पक्षों को सोचना होगा ना। एक चीज तो आप मानेंगे, तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक साबित हो रहा है कि निश्चित तौर पर एक चीज तो आप मानेंगे कि यही परामर्श अगर लोकतंत्र के फोरम पर हो कि भूमिका किसकी, गलती किसकी है, तो इसे देश जानेगा। पर हम उस लोकतंत्र के मूल तत्व को चलने ही न दें विधायिका, तो कौन सा सिस्टम आपके पास बचेगा व्यवस्था चलाने का? और लोकतंत्र चलता कैसे है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम का विकास कैसे हुआ, पहले मैंने कहा। इसके पहले लोग अपना माइट इज राइट से तय करते थे। अब रूल ऑफ लॉ का शासन है देश में, वो संविधान हमें देता है। और संविधान को रूल ऑफ लॉ कौन देता है? संसद देती है ना। तो संसद में रूल ऑफ लॉ लाने का काम तो सांसदों का ही है ना। पहला काम उस मुख्य दायित्व सरकार का है। सरकार कोई भी कानून लेकर अगर आती है, उस कानून को संसद में चर्चा करके उसको डिस्पोज करना, आप उसको पसंद करें नापसंद करें। हमारे वेंकैया जी बहुत अच्छी तरह कहते थे, नवीन जी, कि गवर्नमेंट हैज़ टू प्रपोज। सरकार का धर्म है, दायित्व है कि वो कानून लाए। क्यों लाए? क्योंकि सरकार 5 वर्षों के लिए लोकसभा में बहुमत के आधार पर चुन करके आती है। उनका मैंडेट है। और 5 वर्षों में वो जनता को वायदे करके आते हैं। उन वायदों को पूरा करने के लिए तो कानून इनको बनाना पड़ेगा। उस कानून बनाने से आप रोकते हैं तो उस मैंडेट के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। कानून बनाने से रोक नहीं सकते, डेडलॉक नहीं क्रिएट कर सकते। हाँ, कानून को पसंद नापसंद करना हर सांसद का अपना अधिकार है, पर उसको डिस्पोज करना, जैसा मैंने कहा, वेंकैया जी कहते थे, गवर्नमेंट प्रपोजेज, अपोजिशन अपोजेज, हाउस डिस्पोजेज आफ्टर डिस्कशन। ये हो ही नहीं रहा है। तो ये इस धर्म में तो मूलतः सरकार लाती थी। अगर विपक्ष भी इसमें शामिल रहता, करता, तो हम कहते, और विपक्ष असरदार ढंग से अपनी बातों को कहता, तो यही तो लोकतंत्र। कल इनफैक्ट मैं शशि थरूर जी का एक वो पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा भी है कि ये नुकसान विपक्ष का ज़्यादा है अगर वो अपनी बात ही समझा नहीं पा रहे हैं। निश्चित तौर से मैं भी मानता हूं कि ये विपक्ष का नुकसान है, और मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा आपको। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो चीज़ें हो रही हैं उसमें किस तरह से मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने मर्यादा बचा करके रखी है। उसमें मैं सांसद तारिक अनवर का भी नाम लेना चाहूँगा और शशि थरूर जी का भी। कुछ लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई हम संसद में जो चाहें, जैसे चाहें, जो बोले वैसा हो सकता है। ऐसा नहीं है। 1952 से संसद के जो नियम बने, नवीन जी, उसी आधार पर चले। 2014 के बाद कोई नियम नहीं बना है। 2014 में एक संशोधन राज्यसभा में आया, वो भी 2012-13 से चल रहा था। तो 52 से जो एस्टेब्लिश्ड रूल्स, प्रोसीजर और नियम है, उसी के तहत संसद में बहस हो सकती है। आजकल सुने होंगे आप प्रायः कि हमारा माइक ऑफ हो गया। क्या आपको मालूम है किस तरह का कुप्रचार क्यों चलता है? माइक ऑन किसका होता है नियमतः 52 से लेकर अब तक? जिनको उस दिन के बिल में बोलने का नाम दलों ने दे रखा है, या 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में जिनके नाम लगे हैं, जिनको चेयरमैन पुकारता है, यही नियम है। अगर आप बीच में खड़ा होकर बोलना चाहते हैं किसी विषय पर, जब तक माननीय चेयरमैन की अनुमति नहीं है तब तक आप नहीं बोल सकते। यही नियम है 52 से। तो आप अचानक खड़े हो जाते हैं किसी विषय पर, कहते हैं हम बोलना चाहते हैं। अरे भाई, नियम नहीं है। और संसद में बोलने के दौरान आपको किन नियमों का पालन करना है, ये मैं राज्यसभा का रूल्स प्रोसीजर आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हमारे यहाँ चीज़ों को बताया गया है। रूल 236, मेंबर्स जब बोलना है तो बोलने का तौर तरीका उनका क्या हो।
बोलते हुए उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन पेपर्स को उनको प्रेजेंट करना है। जिन पेपर्स को अचानक को रखते हैं उसको उसके पहले चेयरमैन से परमिशन लेना है। आप कोई डॉक्यूमेंट ले जाकर नहीं रख सकते, चेयरमैन हैज़ टू बी सेटिस्फाइड। आप किसी मंत्री के बारे में किसी के खिलाफ कुछ जाकर नहीं कह सकते, पहले आपको देना पड़ेगा, चेयरमैन से परमिशन लेना पड़ेगा, उस पक्ष का भी बात आएगी तब चेयरमैन तय करेंगे, तब आप बोल सकते हैं। मैं आपको लगभग 8 चीज़ें हैं, समय लगेगा, ये रूल्स पढ़िए कि आपका तौर तरीका उस वक्त किस तरह से आपको आपका व्यवहार होना है और किस रूप में आपको बोलते वक्त भी क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये सारी चीज़ें रूल्स रेगुलेशन में दी गई। आपका एटिकेट्स क्या होगा, मैनर क्या होगा, आप कुछ मानने को ही तैयार नहीं। ये हालत तो हो गई कि अगर एक कोई सदस्य बोल रहा, आप उसके मत से सहमत नहीं तो उसको घेर कर खड़े हो जाते हैं और वहाँ जाकर हंगामा करते हैं। क्या उस बोलने वाले सदस्य का अपना मौलिक अधिकार नहीं है? आपको अगर विरोध करने का अधिकार है तो उसको अपना मौलिक अधिकार है, और विरोध करने का अधिकार भी संसद में एक सीमा और मर्यादा के तहत है। वो सीमा और मर्यादा मैं अगर विस्तार से बताऊं, रूल्स को कोट करूं तो बहुत समय लगेगा, पर संसदीय आचरण, संसदीय मर्यादा ये हमारे 52 से तय रूल्स रेगुलेशन से ही गाइडेड है। नवीन जी, कोई भी बहस अगर होनी है, अब जैसे 267 पे रोज़ बहस शुरू हो जाती है, रोज़ नोटिस आते हैं, उसका मूल स्पिरिट हमारे चेयरमैन ने बार बार बताया, वो है क्या? ये संसद के रूल्स प्रोसीजर सामान्य लोगों को बताया जाना चाहिए। 2000 के आसपास, शायद मैं स्मृति के आधार पर कह रहा हूँ, रूल 267 के बारे में अध्ययन के लिए कमेटी बनी। उस कमेटी में माननीय आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे, प्रणव बाबू थे, उसमें अरुण शौरी थे, उसमें वेंकैया नायडू थे, और उसमें सोली सोराब जी थे, उसमें स्वराज पॉल थे। उन्होंने पाया कि इससे रोज इस तरह की चीज़ें आती हैं जिससे संसद को चलाने में या सदन को चलाने में दिक्कत होती है। तो उन्होंने क्या तय किया कि उस दिन के लिस्टेड बिजनेस में, जो बिजनेस लिस्टेड है उसमें कोई फेरबदल होगा, वही हो सकता है, कोई नया मुद्दा आप नहीं उठा सकते। हमारे चेयरमैन ने बार बार बताया। दिक्कत यह है कि हम चेयर के लोग सामान्य जनता के बीच जाकर न प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, न अपना पक्ष कह सकते हैं, न सदन के रूल्स रेगुलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज सदन के बहुत सारे रूल्स कॉलोनियल रूल हैं, बदलने की वो भी ज़रूरत है, पर जो पुरानी स्टेब्लिश परंपरा है उस मर्यादा के तहत हम जाकर के अपना पक्ष रखते नहीं। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन, कोई कह देता है हमारा माइक ऑफ हो गया, हमारा माइक, अरे भाई नियम है जिस पर 52 से चीज़ें चलती रही हैं। क्या नया नियम बदला है? कोई बताए खड़ा होकर के क्या नया नियम हुआ है साहब? तो संसद को आप जो पहले की प्रेसिडेंट्स हैं, पहले के रूल्स रेगुलेशंस हैं, किसी दिन आप बैठे तो मैं 4-5 घंटे आपको रूल्स रेगुलेशन के द्वारा बता दूं कि पहले के रूल्स रेगुलेशन वो दिग्गजों के द्वारा दिए गए। इसी कारण राधा कृष्णन जी ने एक बार कहा था शुरू के दिनों में कि हमारा बिहेव ऐसा ना हो कि हम प्रोफेशनल एजिटेटर्स बन जाए, और इस बार हम प्रोफेशनल एजिटेटर्स बन गए, इसलिए ये पीड़ा मेरे मन में है। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ। सर, एक तो पार्लियामेंट के अंदर और हमने पार्लियामेंट के बाहर भी देखा, कई यंग स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और उनकी मांग जायज़ थी कि पेपर लीक हो रहे हैं बार बार। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात की। आपका वास्ता भी झारखंड से भी रहा है, वहाँ भी अभी एक मूवमेंट चल रही है। जेन जी की इन फीलिंग्स को क्या पार्लियामेंट फेल हो गया अंडरस्टैंड करने में, आपको लगता है? मैं विद्यार्थी आंदोलन से ही, छात्र आंदोलन से ही राजनीति में आया हूँ, तो विद्यार्थियों की पीड़ा मैं समझता हूँ और बखूबी अच्छी तरह समझता हूँ। पर 2-3 चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। उनकी इस पीड़ा को हम सारे लोगों को समझना पड़ेगा, सभी दलों को। जिस झारखंड की आप बात कर रहे हैं उस झारखंड में आप पता कराएं, जब मैं पत्रकार के रूप में काम करता था, एक दौर ऐसा आया था कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से लेकर सारे मेंबर्स जेल गए एक पत्र के कारण। वह पत्र बुंडू के एक लड़के ने लिखा था, पत्र था मैं नक्सलाइट क्यों न बनूं। वो मुझे लिखा था। ये कब की बात है सर? ये लगभग होगा आज से 20-25 वर्ष पहले की बात। 25 वर्ष तो ना कहूँ, झारखंड 2000 में बना, झारखंड बनने के बाद ही उसने लिखा कि यहाँ पर किन अधिकारियों के, किन नेताओं के बेटे बेटी, उनकी डिग्री ये है, वो क्या क्या बन गए, और मैं डिग्री ये वाला मैं कुछ नहीं बन सका। तो मेरा सवाल मन में उठता है कि क्या है। वो मामला आगे बढ़ा, अखबार ने आगे बढ़ाया, अंततः सारी चीज़ें हुई।
पर क्या इन चीजों से लोग सीखे? यह पेपर लीक आज 25, 30, 40 वर्षों से चल रहा है। आपको याद है उत्तर प्रदेश में एक सरकार इसलिए चली गई क्योंकि वो नकल रोक दी थी, नकल रोक दी थी। और आज के रक्षा मंत्री वहां मंत्री होते थे, आप पता कर लीजिए इतिहास से, उन्होंने सख्त कहा कि नकल नहीं होने देंगे। तब तत्कालीन लोग थे, उन्होंने कहा कि हम नकल खुला होने देंगे। ये सारे दस्तावेज हैं। बिहार में पहला छात्र आंदोलन हुआ 48 में, नहीं सॉरी 58-60 के आसपास, जिसमें एक छात्र मारा गया। पंडित जी गए थे वहां पर, गोली चली थी। खुली छूट और चीट की सारी संस्कृति हमने विकसित कर दी। तो छात्रों की पीड़ा जायज मैं मानता हूं, पर छात्रों की यह पीड़ा होनी चाहिए कि अगर रोग इतना पुराना है तो नवीन जी जड़ से कैसे सुधरो? क्यों जड़ से सुधरने के लिए पहली बार यह कमेटी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी? यह कमेटी जब जड़ें दिखाई दे रही थी 60 के दशक में, तब क्यों नहीं हुआ? हमारा सवाल यह नहीं होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया रेल मंत्री के रूप में एक दुर्घटना से। क्या दुर्घटना रुक गई उसके बाद? कब कम हुई है? आंकड़े बताते हैं कि इस साल 2 सालों से कम है। क्यों कम है? क्योंकि हर जगह जो खुला हुआ वो था, वो आपने खुला जो आने जाने का रेल फाटक था उसको बंद कराया, सिग्नल्स बदले, इक्विपमेंट्स दिए, एंटी कोलिजन डिवाइस, बड़े पैमाने पर आपने सिस्टमेटिक रिफॉर्म किया। तो सिस्टमेटिक रिफॉर्म की बात हमारे यहाँ एजुकेशन ही नहीं, बाकी गवर्नेंस में भी राज्यों की क्यों न हो, इस पर छात्रों की निगाह और जाए, मेरा निवेदन होगा। क्योंकि मैं छात्र आंदोलन की उपज हूँ और उनकी मांगों से सहमत हूँ। पर मैं छात्र आंदोलन के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा। हमारे छात्र आंदोलन में उनकी पीड़ा देख करके सबको एहसास हुआ, और सरकार को मैं संवेदनशीलता के लिए मैं उल्लेख करना चाहूँगा। उन्होंने तुरंत सारी मांगें मानी, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पर इसके पहले जितने छात्र आंदोलन हुए उनकी क्या हकीकत और हसरत रही, जो आज झारखंड का आप मुझसे पूछ रहे हैं? ये आज का नहीं है, 67 से लेकर 67 से देश में छात्र आंदोलन शुरू हुए। 67 में दुनिया में छात्र आंदोलन हुआ था, इस देश में हुआ था। 67 के आंदोलनों के बाद और 74 आंदोलन में क्या हुआ था, मैं आपको प्रकरण बताऊं। जयप्रकाश नारायण उस आंदोलन को लीड कर रहे थे। नई पीढ़ी नहीं जानेगी कि जयप्रकाश नारायण कौन थे, वो जाने, क्योंकि वो जानेगी तो उसको उसकी समझ की और दृष्टि बढ़ेगी। जयप्रकाश नारायण वो व्यक्ति थे कि 42 में जब देश का अंग्रेजों छोड़ो आंदोलन मंद पड़ने लगा था तो जेल तोड़कर भागे थे, अमेरिका से पढ़ लिख कर निकले थे, समाजवाद के आचार्य थे, और नेहरू के बाद देश उनमें छवि देखता था। इवन पंडित नेहरू भी उनको अपने साथ लेकर काम करना चाहते थे, दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में मुल्क उनको देखता था। पर उस आदमी ने राजनीति नहीं चुनी। जब 74 में भ्रष्टाचार बढ़ा, 74 में छात्रों का आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ, तो जेपी ने रहनुमाई शुरू की। 1000 लोगों ने लगभग वहाँ आपके पटना में जुलूस निकाला। उस जुलूस में जयप्रकाश नारायण के ऊपर लाठी चली थी, ये आपको मालूम है, जिसे नानाजी देशमुख ने रोक लिया था। दिखा सके तो उस लाठी के दृश्य को रघु राय की अद्भुत तस्वीरें हैं, दिखाइए। तो हमारे यहाँ सिस्टमेटिक रिफॉर्म पर कभी चर्चा नहीं हुई। उस सिस्टमेटिक रिफॉर्म, वो बच्चे तो यही मांग कर रहे हैं ना कि पूरा रिफॉर्म हो हमारा एजुकेशन सिस्टम। सही कहा, सरकार ने रिफॉर्म वो किया, टाइम बाउंड रिफॉर्म हो, उस पर बच्चे सक्रिय रहें, देखें, ये उनका हक है। पर उस आंदोलन की एक चीज जिसने मुझे पीड़ा पहुंचाई, और एक भारतीय होने का पीड़ा पहुंचाई, जिस तरह से जो नारे, जो अपशब्द और जिस तरह की चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कही गई, मैं मानता हूं कि वो हमारे देश के लिए अशुभ है। हम गांव से आते हैं और गांव की चीजों को आपको प्रतीक के रूप में चुनेंगे। कभी गांव में अपने से वरिष्ठ व्यक्ति के बारे में, और वो भी देश के कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से चुने करोड़ों लोगों के प्रतिनिधि को इस तरह के अपशब्द कहना, उसके लिए कभी हमने खेद व्यक्त किया? हमारे यहाँ आप ढूंढ लीजिए बिहार आंदोलन में, आप ढूंढ लीजिए किसी जगह, इवन 67 के आंदोलन में, कहीं ऐसी चीज अगर आपको मिली और लगी हो तो हमें आप उसके बारे में बताएं। यह था ही नहीं। ये मैं जब आपसे कह रहा हूँ तो जयप्रकाश जी ने जो बातें कही थी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर यह छात्र आंदोलन की जो पीड़ा है वो उनकी पीड़ा को सिस्टमेटिक रिफॉर्म के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। हाँ, उन्हीं की उससे प्रेरणा लेकर के देश में कल जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, कैसे देश और तेजी से प्रगति करे,
क्योंकि तेज प्रगति में ही, आर्थिक ताकत बनने में ही सबका कल्याण है और विद्यार्थियों का भविष्य भी है। नवीन जी, तो आपने एक और सर बड़ी महत्वपूर्ण बात अपने ओपनिंग रिमार्क्स में की थी कि बाहर की ताकतें हैं कुछ जो हमारे देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, और क्या आप इन आंदोलनों को और इस रेजिस्टेंस को भी बाहर की ताकतों में का हाथ मानते हैं? देखिए, मैं कोई बाहर का जो माहौल देखता हूं उसके आधार पे कुछ निष्कर्षी बातें आपके सामने रख सकता हूं। और निष्कर्ष क्या है? मैंने दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया और जो दुनिया में वो कोट किया, और 2014 से भारत में कैसे इसका प्रयास हो रहा है इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए, ये भी मैंने उल्लेख किया। पर म्यूनिख में अभी 2026 में एक सम्मेलन हुआ, उसमें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, उसमें एक अति ताकतवर देश के उपराष्ट्रपति और ताकतवर देश के विदेश मंत्री ने उपनिवेशवाद का समर्थन किया। कहा कि यूरोप का स्वर्ण काल था 500 वर्ष, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, जब उसने दुनिया को गुलाम बना रखा था, उपनिवेश बना रखा था। यानी हम उपनिवेश थे, तो हमारा उपनिवेश सही है, जायज है, ये दुनिया की बड़ी ताकतें कहती हैं। 2 लेखों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, हाल के ओपन पत्रिका में पढ़ा ब्रह्मचलानी का। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। वो कहते हैं कि मैं खुलकर आपसे बोला कि नागरिक के तौर पर भी पीड़ा बोल रहा हूं। आज संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति नहीं बोल रहा। अमेरिका भारत की घेराबंदी क्यों कर रहा है? मुख्य 2 कारण हैं। पहला, भारत आर्थिक ताकत के रूप में उदय हो रहा है। अब इसका प्रमाण दूं, रायसीना डायलॉग में अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो आए थे, उनका टाइम्स में बयान पढ़ लीजिए। कहा कि विल नेवर अलाउ, कहने का अर्थ था कि दूसरा चाइना हम नहीं उपजने देंगे क्योंकि वो चुनौती बनेगा। मैं गांव से आता हूं, गांव को उदाहरणों को प्रतीक के रूप में चुनता हूं। अगर 2 ताकतवर लोग हैं तो तीसरे का उदय नहीं चाहते, और अमेरिका को लग गया है कि भारत का उदय हो रहा है 14 के बाद। जितने प्रतीक के रूप में मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन, हमारे इनोवेशन, हमारे इकोनॉमी का बढ़ना, हमारा कोविड का, दुनिया को 2 लॉबीज बहुत स्ट्रांगली चलाती हैं, हथियार लॉबी और दवा लॉबी। दवा लॉबी को झटका लगा आपके कोविड के दौरान। समय नहीं तो विस्तार से बताता कि दवा की लॉबी की कंपनियां कैसे भारत को यस, हमने ये बहुत करीब से देखा। आप जानते हैं अब हथियार लॉबी की पीड़ा क्या है कि अब भारत के हथियार अपने बन रहे हैं। और सर, कोई पूछे तो लौट करके, ये युवा पूछे, मैं युवा रहता तो पूछता कि 2014 के पहले भारत के सारे हथियार क्यों बाहर से खरीदे जाते थे। भारत ने 2014 के बाद जो निर्णय लिया, वो स्वदेशी का निर्णय भारत ने पहले क्यों नहीं लिया? और ये तो ऐसे सवाल है नवीन जी जिस पर सारे दलों को साथ होना चाहिए। पॉल केनेडी की एक पुस्तक बहुत पहले पढ़ा था, ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। कोई तीसरा नहीं चाहता, उसका प्रमाण मैं दे रहा हूँ। अब G2 की बात हो रही है, यानी अमेरिका और चाइना ये मिलकर दुनिया को चलाएंगे, क्योंकि भारत का उदय हो रहा। तो ये मैं दोनों चीजें आपको बताई। तीसरा, लेकिन हर डोमेस्टिक इश्यू को बाहर से जोड़ना भी एक सही नहीं है। नहीं, पर ये परिस्थितियां आज हैं। ये परिस्थितियां, क्या ये बयान गलत हैं? क्या यह जो G2 नहीं बना गलत है? क्या यह भारत के प्रति अमेरिका का रवैया आकर कहना गलत है? बट हरिवंश जी, इतना ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं है, क्योंकि चाइना और अमेरिका के भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। वो G2 होना भी एक नहीं, उनके अपने नहीं, लेकिन आज दुनिया में है ना साहब। आज देखिए आपके, अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं आपको, आपके यहां बड़े डीप पोर्ट्स नहीं थे नवीन जी। अभी कुछ दिनों पहले आपके विजिंगझम में, केरल में डीप पोर्ट बना। डीप पोर्ट बना ना, वो पहला डीप वाटर पोर्ट है जिस पर ऐसे बड़े जहाज आए जो 52,000 ट्रक लेकर आ सकते हैं। इसके पहले नहीं आते थे। उसकी बुनियाद किसने डाली? ओमन चांडी ने, कांग्रेस की सरकार ने 2012 में। पार्टनर किसको चुना? अडानी को। ये उन्होंने चुना था। बाद में CPM के लोग आए, उन्होंने वहां पर सारा आरोप लगाया, उस काम को रोका जब वो विपक्ष में थे। पर जब सरकार में आ गए तो वही काम उन्होंने तेजी से आगे बढ़ाया। और उस वक्त जो आज के मुख्यमंत्री हैं केरल के कांग्रेस के, उन्होंने कहा था अपने विपक्ष के नेता के रूप में भाषण में कि हमने आपके राज्य में, विजिंजन जी थे उस उद्घाटन में, जब लोकार्पण हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, हमने कोई स्ट्राइक नहीं किया। हमें उम्मीद है कि जब हम आ जाएंगे तो अभी स्ट्राइक नहीं करेंगे। वो डीप वाटर पोर्ट का भारत के लिए महत्व क्या है?
पहले बड़े बड़े जहाज से आपके यहाँ सामान आकर के उतरते थे सिंगापुर में, हबन टोटा में, वो एक यूएई का बंदरगाह है वहाँ से यहाँ ढोकर आते थे। कितना कॉस्ट लगता था। और मैं तो कहता हूँ कि ये होना चाहिए कि इसके पीछे कौन सी ताकतें थी जो नहीं बनने देना चाहती थी भारत में डीप वाटर पोर्ट। हमारा विकास कितना पिछड़ता था। आज वैसा डीप वाटर पोर्ट अगर 2 और नए भारत में बन रहे हैं तो उस पर एक पर तो आंदोलन ही शुरू हो रहा है। चाइना 8-10 इंटरनेशनल उसके डीप वाटर पोर्ट बना ले और भारत की घेराबंदी हो कि श्रीलंका से लेकर के बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक, और ये नारे लगे दिल्ली में कि नेपाल के बाद अब भारत। वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है पूरा जो तो उसकी आप कैसे, मैं न मानूं कि ये चीजें बाहर से भी प्रभावित नहीं है। मेरे मानने का आधार है, इसलिए मैं अपनी बता रहा हूं। दूसरा, स्वतंत्र विदेश नीति। हमने अपने ढंग से अपनी विदेश नीति अपने हितों के अनुसार चलाना शुरू किया। तो जैसा कहा, हथियार लॉबी और दवा लॉबी, ये और इस तरह और ग्लोबलाइजेशन का आज वो अंत हो रहा है। वो देखें, इसको लोग वर्ल्ड डिसऑर्डर बोल रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर की बजाय। आप जो भी वो कहें, लेकिन ये तो मानेंगे ना कि भारत आज 140 करोड़ लोगों का देश है। हमारे विद्यार्थियों से अधिक कौन इसे समझ सकता है। क्षेत्रफल में 7वां है। आपके पास कोई संसाधन प्राकृतिक नहीं है, रेयर अर्थ मिनरल नहीं है। आधुनिक तरह से तौर तरीके से विकास के लिए जो चीजें चाहिए वो आपके पास आज उस मात्रा में नहीं है जितनी आपकी आबादी है। तो इस हाल में अब दुनिया कैसे आगे बढ़ी। चीन यही स्थिति थी। मैं उल्लेख करना चाहूँगा, आज 77-78 में लगभग यही हालत थी चीन की। चीन में जो नेतृत्व आया उसने क्या कहा, वहाँ भी बहस चल रही थी। कहा, इट हार्डली मैटर्स वेदर कैट इज ब्लैक और वाइट टिल इट कैचेज माइस। अगर बिल्ली सफ़ेद है काली, इस पर बहस करते रह जाए, अगर चूहा को पकड़ने की ताकत नहीं तो बेकार है। यानी हमारी इकॉनमी मार्केट इकॉनमी है। आरोप लगा कि आप मार्केट इकॉनमी में जा रहे हैं कम्युनिज्म से, या कम्युनिज्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम अपने लोगों को समृद्धि नहीं दे सकते तो हमारी इकॉनमी नहीं है। दूसरी बात कही थी देंग ने, कहा कि चुपचाप ऐसा काम करो कि जब दुनिया के सतह पर विकसित होकर पहुंच जाओ तब दुनिया को पता चले। वहाँ के लोगों ने कैसे आचरण किया। 2 नोबेल लॉरियट्स का मैं नाम ले रहा हूँ। चीनी साहित्य का नोबेल लॉरियट्स 2010 में मिला, लियू स्याबो और दूसरा मो यान को। ये दोनों लोग थे जो चीन में समय समय पर चीन की सत्ता से इन्हें काफ़ी परेशानियाँ हुई थी, पर जब ये नोबेल प्राइज लेने गए तो इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा देश महान है। कभी उन्होंने व्यक्तिगत द्वेष को बाहर ले जाकर नहीं कहा। आज हमारे व्यक्तिगत द्वेष हम बाहर ले जा रहे हैं। हम अपने उद्यमियों को डिक्राई कर रहे हैं। आप पढ़ें कभी देंग के बारे में, वहाँ एक भूजे वाला अरबपति करोड़पति बना। देंग ने कहा, ऐसे हजारों भूजे वाले निकले, भले ही कुछ कानून तोड़कर आए, निकले क्योंकि लोगों को रोजगार दें। धीरे धीरे कानून ऐसे लोगों को ठीक कर देगा। क्या हमारे यहाँ राफेल किस हाल में आया था, आप याद कर। आपके पास तत्कालीन सेना के लोगों ने कहा 32 स्क्वाड्रन चाहिए था। आप पार्ट्स पुर्जे और इनवैलिड होते गए हवाई जहाज़ों के कारण 18-19 पर पहुंचने की स्थिति में पहुंच रहे थे। अगर आपने राफेल नहीं लिया था उसके लिए भी हमारे यहाँ विवाद पड़ा। अब हाल में एक उद्यमी भारत के, उनको अमेरिका के कोर्ट ने निर्दोष माना। उसके पहले का आप रोज सुनते थे हिंडनबर्ग सर्च, उसकी रिपोर्ट आती थी। पार्लियामेंट से लेकर कहाँ पर कितने दिन संसद पैरालाइज्ड होती थी, विधायिका पर क्या क्या होता था, आपने देखा। पर हमारे यहाँ उस वक्त इस समूह के बारे में जो भी कोर्ट्स के फैसले आए, सेबी के फैसले आए, हम मानने को तैयार नहीं थे। यानी हम जो कहें वही सही। भारतीय सिस्टम पर अविश्वास और बाहर के सिस्टम पर विश्वास, और बाहर का सिस्टम भी हमें कह दे कि आपकी ये लोग पाक साफ हैं, तब भी हम कहें हम नहीं मानेंगे। ये कौन सा मानस है। मैं आदरणीय इंदिरा गांधी का बहुत आदर करता हूँ। मैं उनका उल्लेख करूँगा। एक बार विपक्ष से उन्होंने कहा था ऐसे वक्त में, उनका कहा मैं बता रहा हूँ। सो आई होप दैट इवन दो मेनी ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अपोजिशन पार्टीज, they will give some thought to the tremendous problems which confront our country, the great challenge which we face in creating a new society. Work together in spite of our differences and even sometimes opposing points of view to create a better life for all of our people. विरोध करिए जितना करना, जिस तरीके से चुनाव में हराइए, ये आपका धर्म है, पर संसद को चलने दीजिए, सरकार को काम करने दीजिए। जिस दिन ये व्यवस्था ठहर जाएगी। मैं दूसरी बात बताऊं, क्या दृष्टि थी जवाहरलाल जी की।
जवाहरलाल जी ने समाजवादियों का आह्वान किया कि आप आइए देश बनाने में हमारा साथ दीजिए। अशोक मेहता बहुत बड़े नेता होते थे समाजवादियों के, पीएसपी के। उन्होंने किताब भी लिखी, कंपल्सन ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमी, यानी जो अर्थव्यवस्थाएं पिछड़ी हैं उसमें हम सबको मिलकर काम करना है। वो पंडित जी के प्रस्ताव को स्वीकार करके गए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। मैं ये सब क्यों पीड़ा के साथ कह रहा हूँ और कहा मैं नागरिक के तौर पे बोला हूँ। डॉक्टर BR आम्बेडकर ने संविधान बना लेने के बाद 25 नवंबर को कहा कि राजनीतिक दल अगर अपने दलों के हित को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ेगी और शायद वो हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगी। यह याद रखें। मैं और बहुत सी चीज़ें कह सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ और आप अगर कहें तो मैं कहूँ कि जिस तरह के लफ्ज़, आवाज़, जिस तरह की भाषा का प्रयोग मैं देख रहा हूँ आज की राजनीति में, वो कितना दुखद है और वो किस तरह से देश के लिए सबसे हानिकारक है। वह है संसद परिसर में मैं टीवी पर देखा बोलचाल की भाषा में गुड्डा और गुड़िया का प्रदर्शन। आप ये कहाँ हम पहुँच गए? ये अहंकार। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि अगर आदमी द्विज है और ऊपर से अंग्रेजी जानता है, ऊपर से ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जिसको लगता है कि यही परिवार सब कुछ है, वह अंग है, अहम ब्रह्मास्मि का बोध है, तो वो क्या करेगा? ऐसे लोग संविधान के प्रति लेकर घूमते हैं और बताते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर संविधान के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को, मंत्रियों को, जिनके बारे में यही संविधान कहता है, रूल्स प्रोसीजर कहता है कि उनके बारे में कुछ कहने से पहले आप ये मर्यादा बरतें, इस नियम का पालन करें, उसका भी पालन नहीं करते। कहाँ हम पहुँच गए हैं? मैं राजनीति के सरोकार और मूल्य क्या होते हैं मैं बताना चाहूँगा। गांधी जी, जिनका हम रोज़ नाम लेते हैं, एक सन्यासी जी थे, भवानी दयाल सन्यासी, दक्षिण अफ्रीका में। वो इंडियन ओपिनियन हिंदी का उनको एडिटर बनाया और कहा कि स्मट्स की नीतियों पर आप एक एडिटोरियल लिखिए। वो लिख करके लाए। गांधी ने पढ़ा, कहा कि अगर स्मट्स सामने होते और तुम ऐसा जो लिखे हो बोल सकते हो उनके सामने? तो कहा हाँ बोल सकते हैं। तो कहा अगर बोल सकते हो तो तुम्हारा शिष्टाचार मर्यादा से कोई लेना देना नहीं। हमने व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हमने नीतियों के खिलाफ बोलने के लिए कहा था। एक प्रसंग और मैं इंदिरा जी से जुड़ी बताऊं और जेपी से। जेपी पर लाठी पड़ी थी। और जेपी कौन थे? जब मैं आपको बताया कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाते थे। और दिनकर ने लिखा था एक पंक्ति, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा, यानी इतिहास तुम बनाने वाले हो जेपी। अब 1942 में उस जेपी पर लाठियाँ चली। लाठी खाने के बाद जेपी एक बार दिल्ली आए, इंदिरा जी से मिले चुपचाप। ये अरुण शौरी की किताब में भी है और मैं व्यक्तिगत जानता हूँ क्योंकि मैं जेपी से जुड़ा रहा हूँ। और उन्होंने कम से कम एक चिट्ठियों का बंडल इंदिरा जी को दिया कि इंदु ये चिट्ठियाँ मैं लेकर आया हूँ। लोगों को आश्चर्य कि इस आंदोलन के बीच में, मतभेद के बीच में जेपी दिल्ली क्यों आए? वो चिट्ठियाँ क्या थी? कमला नेहरू जी ने जयप्रकाश जी की पत्नी प्रभावती जी को पत्र लिखे थे। अपने घर की कुछ बातों को, अंदरूनी बातों को कहा जयप्रकाश जी ने कि चिट्ठियाँ अगर बाहर सार्वजनिक पड़ेंगी तो इसका दुरुपयोग हो सकता है नेहरू परिवार के बारे में। तो कहते हैं इंदिरा जी ने उन चिट्ठियों को फाड़ दिया। ये मर्यादा थी, ये राजनीतिक मर्यादा थी। चंद्रशेखर के साथ मैं रहा हूँ। चंद्रशेखर जी ने छोटे छोटे प्रकरण, इंदिरा जी ने उन्हें जेल डाला। उसके बाद भी क्या संबंध है दोनों के प्रति? इंदिरा जी का जब 77 में घर छिन रहा था तो जाकर उन्होंने मोरारजी से कहा कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। उस परिवार का योगदान क्या? चंद्रशेखर जी जनता दल के अध्यक्ष के रूप में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भर्ती थे मेडिकल साइंस में। इंदिरा जी देखने गई। देख करके जब वो निकली तो वहाँ कुछ बैठे सीनियर नेता इंदिरा जी के बारे में कुछ विपरीत बातें बोलने लगे। चंद्रशेखर जी ने कमरे से निकाल दिया। हमने नीतीश जी के साथ काम किया। एक अमर्यादित शब्द उनसे सुन सकते हैं, मर्यादा के प्रतीक है। बहुत राजनेताओं को मैं बताऊं आपको, जितने लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष हुए उनके नाम की सूची में देख रहा था, राम सुभग सिंह। तो सर ये स्तर गिरने के जिम्मेदार सिर्फ विपक्ष नहीं है, मैंने देखा पक्ष के भी कई नेता जो भी कहते हैं, मैं तो किस कह तरह रहा की भाषा का मैं तो प्रयोग? कहता हूं कि सबके लिए मैं कह रहा हूं जी। मैं जो राजनीतिक भाषा मुहावरा का जो पतन हुआ है उस सबके लिए, पर जो सबसे आगे होते हैं मर्यादा दिखाने का काम उनका होता है। मैं एलओपीज का नाम बता रहा था, यशवंतराव चौहान, जगजीवन बाबू, एल.के. आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, पी.वी. नरसिंह राव, शरद पवार जी, सोनिया जी, सुषमा स्वराज जी। अमेरिका के राष्ट्रपतियों के मुहावरे और फ्रेज पर अध्ययन होते हैं। कभी भारत में भी
इन लोगों पर अध्ययन हो। सर आपका अध्ययन क्या है इस पे कि आज का एलओपी और इन एलओपीज में क्या फर्क है? मैं किसी व्यक्ति की तुलना नहीं नहीं, कर रहा। लेकिन आपने इन सबके नाम लिए। मैं इनसे सीखता हूं, मैंने नाम लिया। मैं कहा कि इनसे सीखता हूं, इनसे सीखता हूं इसलिए कि इन्होंने मर्यादा का मूल्य को एक स्तर पर ले जाकर पहुंचाया। पर आज की भाषा, जो बड़े लोग हैं, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के बारे में, अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में, इससे अधिक दुखद और लोकतंत्र के लिए अपमानकारी, और ऐसे लोगों का सार्वजनिक जीवन में होकर ऐसा कहना, ये मैं मानता हूं कि ये आपने भी जो हाल में एक हमने दृश्य देखा, राहुल गांधी ने जो हक करके बोला, क्या उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में भी बोल रहे हैं? मैं ऐसी जो चीजें देखता हूं उनके बारे में मेरी सामान्य टिप्पणी है। जो मैं टीवी पर देखता हूं, जो चीजें देखी, जो बोली, उनके बारे में भी है, और जो मैं देखता हूं इस तरह के लोगों का कहते हैं उनके बारे में भी। तो सर इस पर अब क्या वे आउट क्या है? आपने सारी समस्या बताई, ये इसका वे आउट क्या है? क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है सर कि आपको कंसेंसस बनाना, लोगों को दिशा दिखाना। दो ही रास्ते हैं मेरी दृष्टि में। मैंने कहा आज मैं सिटीजन के रूप में बात कर रहा हूं। पहला, राजनीतिक दलों को आगे आकर के इस मर्यादा को स्थापित करने की पहल, जिसमें सभी राजनीतिक दलों का समान योगदान हो, चाहे क्षेत्रीय हो या बड़े हो। और दूसरा, अगर ये राजनीतिक दल नहीं कह रहे हैं तो जनता समझ जाए, जनता जनार्दन है, जनता समझ जाए कौन देश को किधर ले जा रहा है, और जनता तय कर दे ऐसे लोगों का भाग्य, ऐसे लोगों की नियति। अगर देश में लोकतंत्र को समृद्ध होना है, बेहतर होना है, और देश को कम समय में विकसित होना है, क्योंकि विकसित देश ही सबका इलाज है, आपकी सारी समस्याओं का इलाज है, आपकी आज़ादी भविष्य की, आपका अपना स्वायत्तता और मर्यादा का भी हल, आर्थिक ताकत, समता पूर्ण समाज, और पीछे छूट गए लोगों का समान विकास जो ऊपर के लोगों का हो रहा है, वही हमारे लिए रास्ता है। नवीन जी, हरिवंश जी, एक और चीज़ जाते जाते आपसे पूछूंगा कि ये आरोप आप पे भी लगते हैं कि आप जब सीट पे होते हैं तो सरकार के हमेशा फेवर में बात करते हैं और एक निष्पक्ष रवैया नहीं रहता है। मैं आपके सामने राज्यसभा एट वर्क, जैसे मैं राज्यसभा रूल्स दिखाया, राज्यसभा एट वर्क ही दिखा देता हूँ। राज्यसभा एट वर्क क्या कहता है? The chairman of the Rajya Sabha is also the vice chairman of India and has thus dual functions and responsibility. Obviously, he cannot preside over the sitting of the House all the time. Usually, the chairman presides during the question hour or forenoon of the sitting, and thereafter, usually the deputy chairman takes over. तो बाकी सारे काम हमें करने हैं। हमारे समाज की खासियत है नवीन जी, जब आप काम करेंगे तो आप पर सवाल उठेंगे। इस सवाल को हमारे यहाँ भी बहुत पहले मनीषियों ने कहा है, और हमारे जो अति लेफ्टिस्ट लोग हैं, 1948 में फ्रांसीसी दार्शनिक ज्या पॉल सार्थ, उन्होंने इस पर नाटक ही लिखा, एक आदर्शवाद और बनाम एक यथार्थवादी। मैं रूल्स रेगुलेशन से चलता हूँ। अब जैसे परसों 17 हुआ 13 तारीख को सुबह में एक बिल पास हुआ हंगामे में। उस बिल के पास हो जाने के बाद एक सज्जन खड़े हुए कहे डिवीजन दे दीजिए। मेरे ऊपर यही आरोप लगता है ना कई चीज़ों में, एक चीज़ में लगा, एक चीज़ में मैं हमेशा नियम का पालन करता हूँ। हंगामे में आप डिवीजन नहीं मांग सकते, ये 1952 के बाद इस्टेब्लिश प्रोसीजर है। और मैं दर्जनों, आपके पास कभी समय हो तो बिल कैसे पास हुए इस जमाने में 2-2 मिनट में। हमारे यहाँ तो जो कहा जाता है जिस बिल के बारे में कि हंगामे में पास हुआ और हमने किया, जिसके लिए सारे आरोप जो आप कहने लगते हैं, वो बिल 4 घंटे बहस हुई थी, लगभग 4 घंटे। उसमें विपक्ष को अधिक समय मिला है, मैं दिखा सकता हूँ आंकड़ों के द्वारा। पर 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में हमने तो नहीं पास किया। और ये कानून 52 के बाद जो चले आ रहे हैं, ये परंपरा चली आ रही है, ये जो मर्यादा एस्टेब्लिश कन्वेंशंस हैं कि हंगामे में बिल पास नहीं होगा, ये तो मेरा बनाया नहीं हुआ। हमारे पहले अंसारी जी थे, उनके ज़माने में हुआ, उससे पहले और मैं दिखा, कभी सूची दिखा। तो ये सरकार पे जो आरोप लगाता है विपक्ष की, ये अनडेमोक्रेटिक हैं, ये चुपचाप से सारे कोई हंगामा करके बिल पास करो, अपना बिजनेस करते रहते हैं, इससे आप इसको नहीं मानते इस बात को? सर, मैंने बताया कि लोकतंत्र में सरकार को बिल लाना उनका एक तरह से स्पिरिट है संविधान का। अगर नहीं लाएंगे तो 5 वर्ष का उनको मैंडेट मिला है, संविधान कहता है लाएं, क्योंकि वो आश्वासन देकर चुनकर लाए गए हैं ना। और संसद का क्या फर्ज है? उसको डिस्पोज करना, यानी उस पर बहस करिए, आप हरा दीजिए, सरकार को हटा दीजिए। पर उस पर आप बहस ही नहीं करते। एक दिलचस्प बात आपको बताऊं, सरकार तो घोषित रूप से लाती है बिल ना, वो बिल तो पहले लाया जाता है,
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उसका समय तय होता है जिसमें सारे दलों के लोग होते हैं, सारे दलों के लोग होते हैं नवीन जी। कभी मैं आपको संसद के अंदर की प्रोसीजर बताऊं, वो आप लोग जनता को बताइए, वो जाने। ये सभी लोग शामिल होते हैं समय तय करने में, और आप नीचे जा करके फिर बहस में शरीक नहीं होते और बाद में किसी दिन कहते हैं कि 5 मिनट में बिल पास हो रहा है। आप बहस से भागते हैं और फिर कहते हैं कि बहस, और जब बिल आता है तो बिल पर ना बोलकर किसी और विषय पर आप बोलना शुरू करते हैं जो आपके मन का है, और आप जानते हैं कि नियम के तहत यह संभव नहीं है। तो चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैं आज की तारीख में जब उस चेयर पर बैठता हूं तो मैं अपने काम, रूल्स रेगुलेशन के अलावा बाकी चीज़ भूल जाया करता हूं नवीन जी। मेरा काम। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे, डिलिमिटेशन पर बहुत चर्चा हो रही है। सरकार कहती है कि नंबर्स बढ़ना चाहिए क्योंकि जो प्रोपोर्शनली कई सालों से नंबर बढ़ा नहीं है, तो एमपीज़ की मात्रा बढ़नी चाहिए, लेकिन इसको लेके एक भारी एक विरोध भी है। इस पर आपकी एज अ डिप्टी स्पीकर क्या व्यू है? मैं बहुत साफ मत का हूं, यह काम राजनीतिक दलों का है तय करना, पर संविधान ने डिलिमिटेशन के बारे में प्रोविजन रखा है। अगर संविधान मानने की आप बात करते हैं तो 2 बार संविधान की डिलिमिटेशन को आपने पोस्टपोन किया। या तो मिलकर के आप नया संविधान लाइए और कहिए कि लिमिटेशन के बारे में हमारा ये है, नया प्रोविजन लाइए, नया संविधान नहीं नया प्रोविजन लाइए, सब लोग मिलकर तय कर दीजिए। नहीं तो संविधान में जो चीजें निहित हैं उनको कब तक आप पोस्टपोन करते रहेंगे? आपको करना पड़ेगा। मैं संविधान का पक्षधर हूं, अभी जिस पद पर हूं मैं संविधान की दृष्टि से कह रहा हूं। तो आपको लगता है लाना चाहिए? साहब, संविधान में प्रोविजन है। एक बार शायद मैं स्मृति से कह रहा हूं, इंदिरा जी के ज़माने में इसको आगे किया गया, एक बार अटल जी के ज़माने में किया गया। उस वक्त की सरकारें निर्णय नहीं ले सके कि क्या किया जाए, जो भी स्थिति हो। ये सरकार कोई निर्णय लेना चाहती है आइदर वे, तो उसको संसद तय करे। लेकिन आरोप ये है कि ये वुमेन रिजर्वेशन के नाम पर इसके साथ लिंक करके वो सरकार के लोग बताएंगे, वो सरकार के लोग बताएंगे। मैं, आपने पूछा डिलिमिटेशन के बारे में, तो डिलिमिटेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो होना चाहिए, और अगर नहीं होना है तो सारे दल मिलकर के उस हमारी संविधान के इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में आप तय करें। पर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज रहेगी और आप उसको टालते जाएंगे, इस इंडिसिसिवनेस को आप ग्लोरीफाई करेंगे, सही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज खुल के बेबाक तरीके से एज अ सिटीजन, एज अ कंसर्न सिटीजन भी आपने बात करी, और कुछ आपने हमें बहुत आई ओपनिंग चीज़ें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नवीन जी, बहुत धन्यवाद। This episode is sponsored by Delta Exchange.